जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लाइट की स्पीड से वार करने वाला भारत का नया रे स्ट्राइक 9 लेजर वेपन। 3 से 4 वर्षों में भारतीय नौसेना को मिलेगी 45 वॉरशिप्स। भारत सरकार लॉन्च करने वाली है स्मार्ट बॉर्डर परियोजना। और एनआईए ने पहलगाम हमले पर किए बड़े खुलासे। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की तरफ से कंफर्म किया गया कि अगले 3 से 4 वर्षों में भारत में बनी लगभग 45 शिप्स भारतीय नौसेना को डिलीवर की जाएंगी। भारतीय नौसेना के लिए 69 शिप्स, 6 सबमरीन्स और लगभग 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद के लिए AON को मंजूरी दी गई है। और इसलिए भारतीय नौसेना के वाइस चीफ का कहना था कि ये पूरी डिफेंस बिल्डिंग इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और जिसमें वे भारतीय नौसेना की रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज़ के साथ समय पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकते हैं। और भारतीय नौसेना का गोल है कि 2030 तक उनकी जो फ्लीट है उसको 155 से 160 शिप्स तक एक्सपेंड करना और जबकि 2035 तक 200 वॉरशिप्स और सबमरीन्स की फ्लीट तक बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए रे स्ट्राइक 9 डायरेक्टेड एनर्जी वेपन परियोजना को इंडक्ट किया गया है, जिस पर भारत की पारस डिफेंस ने DRDO लैब चेस लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन के साथ काम किया है। ये 9 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम है जिसे ड्रोन्स और UAVs जैसे लो कॉस्ट एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो वेपन है ये थ्रेट्स को लाइट की स्पीड से इंगेज करने में सक्षम है और इसी वजह से स्वार्म ड्रोन्स और फास्ट मूविंग एरियल टारगेट्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जिसे AI इनेबल टारगेटिंग सिस्टम्स, डे एंड नाइट ऑपरेशंस के लिए हाई रेजोल्यूशन के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, तो ये सभी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट की गई हैं और इसकी इंगेजमेंट रेंज 1.2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक है और इसे व्हीकल पर माउंट करके इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल सिस्टम भी है। पंजाब पुलिस ने एक कोवर्ट सर्विलियंस सेटअप को अनकवर किया था और इस दौरान पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इस आरोपी की पहचान बलजीत सिंह उर्फ बिट्टू के तौर पर हुई है और इसने NH-44 के पठानकोट जम्मू वाले स्ट्रेच पर ब्रिज के पास सड़क के किनारे एक शॉप पर इंटरनेट इनेबल्ड CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया था और इन CCTV कैमरास की जो लाइव फुटेज है तो वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे इसके हैंडलर्स तक ट्रांसमिट की जा रही थी। और पंजाब पुलिस को रणनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण इस हाईवे कॉरिडोर के पास सस्पिशियस एक्टिविटी होने के इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे और उसके बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। बाकी जो बलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है तो उसने खुद ही इंटेरोगेशन में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने इस वर्ष जनवरी में कैमरे यहाँ पे लगाए थे और इन कैमरास के माध्यम से वो इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाईवे रूट से होने वाली आर्मी और पैरामिलिट्री के कॉन्वॉयज की जो मूवमेंट है उसको कैप्चर कर रहा था और जिसकी लाइव फीड पाकिस्तानी हैंडलर्स तक जा रही थी। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस आरोपी को दुबई में स्थित एक अनआइडेंटिफाइड कॉन्टैक्ट से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे और उसको ये ऑपरेशन करने के बदले 40,000 रुपये दिए गए थे। और इस जासूसी नेटवर्क में इस बलजीत सिंह के अलावा 3 और नाम सामने आए हैं जो कि FIR में दर्ज हैं। विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्का, बलविंदर सिंह उर्फ विक्की और तरनप्रीत सिंह उर्फ तन्नू। और इनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं ये एंटी नेशनल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं और बाकी इन बचे हुए सस्पेक्ट्स को भी गिरफ्तार करने के लिए रेड्स जारी हैं। और जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले भारत के और भी अन्य जगहों से CCTV कैमरास के माध्यम से जासूसी करने वाला जो नेटवर्क है उसको बस्ट किया गया है, जो कि ये भी दिखाता है कि कैसे जो भारत के एडवर्सरीज हैं वो भारत में जासूसी करने और फिर उसके बाद अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए अब नई नई तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही हैं। आज शुक्रवार को BSF द्वारा होस्ट किए गए एक इवेंट को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से अनाउंस किया गया कि भारत सरकार अगले साल से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही फ्रंट पर स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को लॉन्च करेगी और ये परियोजना इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इन क्षेत्रों पर जो डेमोग्राफी को बदलने की साजिश चल रही है तो उसको हम नाकाम करें। और इसके साथ उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारत सरकार हर एक घुसपैठिए को ढूंढेगी और उसे भारत से बाहर भेजेगी। और ये जो स्मार्ट बॉर्डर वाली परियोजना है इसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी जो हमारी सीमाएँ हैं वो एक तरह से अभेद्य बन जाएँ ताकि वहाँ से घुसपैठ ना हो। और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो 1 साल के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ग्रिड को क्रिएट करेंगे और जो स्मार्ट बॉर्डर वाली परियोजना है इसके माध्यम से टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रडार्स, स्मार्ट कैमरास तो उन सभी को बॉर्डर एरियाज़ पर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि जो हमारे बॉर्डर्स हैं तो उनको कोई भेद ना सके। और इसके अलावा उन्होंने BSF ट्रूप से भी इस बात का आग्रह किया कि वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भारत की डेमोग्राफी को आर्टिफिशियल तरीके से बदलने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है तो उसको डिफीट किया जाए। और भारत सरकार जल्द ही हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन को भी डिक्लेयर करने वाली है। बाकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से लैंड का अप्रूवल मिलने के बाद से यहाँ पे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का कार्य शुरू हो चुका है और उन सभी बॉर्डर एरियाज़ को सिक्योर किया जा रहा है जहाँ पे पहले सिक्योरिटी नहीं थी। बाकी गृह मंत्री की स्टेटमेंट से ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि आने वाले समय में जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है।
हालांकि वो बात अलग है कि जब ऐसा होगा तो हमारे देश में कुछ होंगे जो कि आरआर करना शुरू करेंगे, लेकिन उनके आरआर पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि भारत की सीमाओं को सिक्योर करना बेहद ही जरूरी है। सोशल मीडिया और मीडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो सर्कुलेट हो रही है, तो इसी वीडियो को लेकर एडीजीपी ने आर्मी की तरफ से पुष्टि की गई है कि इस वीडियो में आर्मी की यूनिफॉर्म में जो इंडिविजुअल्स दिख रहे हैं, जिनके नाम है चंदू चौहान, हरिंद्र यादव और पी नरेंद्र, तो इन तीनों को आर्मी की सर्विस से अनुशासनहीनता और गैर सैनिक आचरण के चलते डिसमिस किया गया था। इसके अलावा इस वीडियो में जो चौथा इंडिविजुअल है शंकर सिंह गुर्जर, तो वो एक भगोड़ा है और उसके खिलाफ सिविल और मिलिट्री कोर्ट्स दोनों में ही अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। और आर्मी का कहना है कि ये लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर फेक, मैलिशियस और मिसलीडिंग नैरेटिव्स को फैला रहे हैं ताकि ये अपने खुद के मिसकंडक्ट और सर्विस से इनको क्यों बर्खास्त किया गया था तो उससे लोगों का ध्यान हटा सकें। और आर्मी ने सभी सिटीजन्स को इस बात की एडवाइस दी है कि इस तरह के प्रोपेगेंडा में ना फंसें और मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ सतर्क रहें। और आर्मी का यह भी कहना है कि उन्होंने 2024 में भी चंदू चौहान और हरिंद्र यादव द्वारा आर्मी के खिलाफ फैलाई जाने वाली फेक और मैलिशियस मैसेजेस को बस्ट किया था। और अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ और नहीं बल्कि भारतीय सेना की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और आपको स्पष्ट कर देते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन 4 लोगों की बात की गई है तो उन पर आरोप कुछ इस तरह से हैं। जो चंदू चौहान है तो उन्हें इनडिसिप्लिन के कारण 5 बार रेड इंक एंट्रीज के एक्यूमुलेशन के कारण 25 जुलाई 2024 को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया था। जो हरिंद्र यादव है उन्हें भी इनडिसिप्लिन की वजह से 27 जनवरी 2024 को आर्मी से डिसमिस कर दिया गया था। जो शंकर सिंह गुर्जर है तो वो नवंबर 2024 से ही आर्मी से फरार है। और जो पी नरेंद्र है तो उन्हें भी इनडिसिप्लिन के कारण आर्मी से डिसमिस किया गया है। और आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि 2024 में भी इनकी वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि आर्मी में खाना सही से नहीं मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है, अग्निवीर वाली योजना को हटा दो। तो इस तरह से उनके कई अलग अलग आरोप और डिमांड थी। और इस पर नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट भी है जिसमें यह बताया गया था कि जो हरिंद्र यादव हैं उन्हें सीरियस मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया था। हरिंद्र यादव 2015 में सेना में शामिल हुए थे और बिना परमिशन के वे जबलपुर ट्रेनिंग सेंटर में एक टेक्निकल कोर्स से गायब रहे थे और फिर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया था। और उन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की एक्टिविटी को चोरी छिपे रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया में ऐसे प्रचारित किया कि यहाँ सैनिकों को सजा दी जा रही है और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और फिर वे भाग गए और सेना में वापस नहीं आए और फिर सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया। वहीं चंदू चौहान को लेकर भी नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो कि 2019 में सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 2016 में जो चंदू चौहान है वो गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे जहां उन्हें कई महीनों तक कैद रखा गया था और यातनाएं दी गई थी। और फिर उनका यह आरोप था कि जब वे पाकिस्तान से वापस लौटे तो लगातार सेना की ओर से उनका उत्पीड़न किया गया और उन्हें संदिग्ध दृष्टि से देखा गया और इसीलिए उन्होंने सेना छोड़ने का फिर फैसला किया था। लेकिन फिर उसके बाद आर्मी की जो स्टेटमेंट आई थी उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जो चंदू चौहान है वो लगातार दोषी रहे हैं और अक्सर वे उल्लंघन करते रहे हैं और उन पर 5 अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है जो कि उनके खिलाफ अलग अलग अपराधों के लिए शुरू की गई है। और आर्मी ने यह भी कहा था कि कई बार काउंसलिंग और भारतीय सेना द्वारा उनके पुनर्वास के प्रयास भी उसके भावुक और शिकायती लहजे के चलते बेकार ही गए और सेना किसी भी परिस्थिति में इस प्रकृति की अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं करेगी। और इसी वजह से आर्मी ने उनको सर्विस से डिस्चार्ज किया था। और चंदू चौहान का एक एक्स हैंडल भी है और 2 जून 2025 को उन्होंने इसमें एक पोस्ट करी है जिसमें एक वीडियो है। इस वीडियो में वे एक पोस्टर के साथ दिख रहे हैं और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हुए दिख रहे हैं कि इंसानियत के नाते कि मुझे अपने वहाँ आप शरण दो। लेकिन उनके हाथ में जो पोस्टर है अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक साइड में शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई है और दूसरे साइड में पाकिस्तानी आतंकी हाफिज़ सईद की। और बाकी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो उनके बारे में आपको मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स मिल जाएंगी अलग अलग टाइमलाइंस की कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। NIA द्वारा फाइल की गई चार्जशीट के मुताबिक पहलगाम हमले को पाकिस्तान के लश्कर और उसके प्रॉक्सी ग्रुप TRF ने ही प्लान और कंट्रोल किया था। और NIA की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो पाकिस्तानी हैंडलर है साजिद जट, तो उसने ऑपरेशन कोऑर्डिनेट किया था जिसमें मूवमेंट, टारगेटिंग, ड्रोन बेस्ड वेपन की सप्लाई और कम्युनिकेशन ये सभी चीज़ें शामिल थी। और पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद जो हमलावर थे वो बैसरन के मैदानी वाले इलाके में पहुंचे। हमला करते समय एक हमलावर ने GoPro कैमरा भी पहना हुआ था। ये वही सेम टैक्टिक्स हैं जो कि पहले के आतंकी हमलों में भी इस्तेमाल की गई थी, जो कि संभावित रूप से उनके प्रोपेगेंडा और आगे के ऑपरेशन रिव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया है कि जो हमलावर थे उन्होंने AK-47 और M4 कार्बाइंस का इस्तेमाल किया था और सिविलियंस को एक किल जोन के अंदर ट्रैप करके मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ के इरादे से मल्टीपल डायरेक्शन से कोऑर्डिनेटेड फायर किया गया था। और इस पूरे हमले में 7 आरोपियों के नाम सामने आए हैं जिसमें से एक है साजिद जट जो कि पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर है, 3 हमलावर जिनके नाम है फैसल जट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रन भाई और हमजा अफगानी। इन तीनों को ही भारत की फोर्सेज एलिमिनेट कर चुकी हैं। इसके अलावा 2 लोकल्स भी हैं, बशीर अहमद और परवेज़ अहमद, और एक लश्कर और TRF का है। और ये भी सामने आया कि जो 3 हमलावर थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था तो वो बैसरन के बाहर ही रुके हुए थे और इस हमले को अंजाम देने से पहले उन्होंने लंच किया
और फिर हमले को अंजाम देने के बाद जश्न के तौर पर उन्होंने गोलियां भी चलाई थी। बाकी डिजिटल एविडेंस, वायरलेस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स, जो विटनेसेस थे उनकी टेस्टिमनीज, तो ये सब इसी बात को साबित करते हैं कि इस ऑपरेशन को डायरेक्ट करने के लिए जो पाकिस्तान है वो इसमें मुख्य रूप से शामिल था। और इस जांच को कंप्लीट करने के लिए NIA ने 1113 विटनेसेस को एग्जामिन किया है और NIA अभी भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और कुछ कंट्रीज से फाइनेंशियल ट्रेल को अनकवर करने के लिए रिस्पॉन्स आने का इंतजार है। और इसके अलावा उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि उस साजिद जट के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे थे। और ये हमलावर और आतंकी संगठन जैसे कि जैश, अलकायदा, उनके एफिलिएट्स, हमास और ऐसे अन्य जो ग्लोबल आतंकी संगठन हैं, तो उनके बीच किस तरह के लिंक थे, तो उसकी भी जांच की जा रही है। बाकी एक अपडेट है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, जिसमें CNN की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि जो ईरान है उसने ड्रोन के प्रोडक्शन को एक बार फिर से शुरू कर दिया है और वो भी उस रफ्तार से जितने की उम्मीद अमेरिका ने भी नहीं करी थी। और ये जो रिपोर्ट है ये US के उन दावों को भी खारिज करती है जिसमें US ने दावा किया था कि ईरान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और CNN की रिपोर्ट में US इंटेलिजेंस के सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया गया है कि उनका अनुमान है कि जो ईरान है वो लगभग 6 महीने के अंदर ड्रोन अटैक कैपेबिलिटी को फिर से पूरी तरह से बना लेगा। जबकि इसी बीच एक रिपोर्ट ये सामने आई है जिसमें इंटेलिजेंस ऑफिशियल के हवाले से दावा किया गया है कि इजराइल को इस बात का डर है कि जो ईरान है वो सीज फायर टॉक्स के बीच कोई सरप्राइज अटैक लॉन्च कर सकता है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक GP महादेव वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में इंडियन आर्म फोर्सेस ने कौन कौन सी मेजर ऑपरेशंस लॉन्च किए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।